जिस लाइट के सामने ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, और जहां ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा वहीं पर ये एरोबिक वाले बैक्टीरिया क्या होंगे, टूट पड़ेंगे। वाटर यहां पे आ जाता है। तो वाटर जब लाइट पड़ती है तो वाटर का भी स्प्लिटिंग होता है, वाटर टूट जाता है। तो वाटर किस में टूटेगा, 4H प्लस क्या बेटा जी बताइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सीजन निकल जाएगी, और साथ में क्या, 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से मूव करके PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर में जाते हैं और क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को मिल जाते हैं। ये जो फेरेडॉक्सिन होता है मेरे बच्चों, ये फिर से इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6NF को, और साइटोक्रोम B6NF किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को दे देता है। यहां पर भी वही बोला गया, क्या बोला गया कि भैया अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट जरूरी है, ध्यान सुनना, लाइट जरूरी है, CO2 जरूरी है, ठीक है, टेम्परेचर जरूरी है, तो अगर जिसका कंसंट्रेशन कम रह जाएगा तो फोटोसिंथेसिस उसी की वजह से रुक जाएगी। मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का वन शॉर्ट वीडियो। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है उसका हर एक ईच एंड एवरी लाइन में आपको बता दूं, एनसीईआरटी की क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, ये बस वीडियो आपको पूरी देख लेनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे मैंने फ्लो चार्ट रखे हैं, कुछ ट्रिक रखी हैं जिनसे 100% आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। ठीक है, टोटल 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको फूड प्लांट से मिलता है? बिल्कुल, एनसीईआरटी इस बात को कहती है कि ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो प्लांट से फूड मिलता है उसी को हम आगे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं और डेली लाइफ की एक्टिविटीज कर पाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही तो जो प्लांट होते हैं वो फूड को बनाते हैं। तो आखिर फोटोसिंथेसिस क्या है? 3 डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो और तीनों एनसीईआरटी में गिवन है अलग अलग तरीके से। ठीक है, समझिए जरा। फोटोसिंथेसिस होती क्या मेरे बच्चों, जो सन होता है वहां से सोलर लाइट यानी कि सनलाइट जो है वो आती है। जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। नीचे से ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, यहां पर ये फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो फ्रूट जो बनता है उसमें ही स्टार्च जो होता है मेरे बच्चों, ये स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है। जब भी हम इस फ्रूट को खाते हैं तो वही एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाती है। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूं कि क्या ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके यहां पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, फोटोसिंथेसिस इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट में चेंज की जा रही है। बहुत अच्छे। या फिर मैं इसकी तीसरी डेफिनेशन लिख सकता हूं बच्चों। क्या ही हो गया, क्या ही हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, या तो मैं तीसरी डेफिनेशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? तीसरी डेफिनेशन लिख सकता हूं। क्या? द प्रोसेस इन विच वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड to release oxygen and CO2 get reduced to form what? Carbohydrates. Such process is called photosynthesis. जी हाँ, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट होता है वो CO2 को लेता है और वाटर को लेता है। ठीक है, और क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। तो होता क्या है, ये वाटर जब टूटेगा ना तो यहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। यहां पर देखिए, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये CO2 के साथ रिएक्ट करके, यानी CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ये क्या बना देगा, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता है। तो याद रखेंगे, वाटर जब भी ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन, एंड CO2 का रिडक्शन होगा यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, तो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आपके सामने रिएक्शन लिखी गई है, और ये प्रोसेस होगी क्लोरोफिल A एंड B और साथ में लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है सर। अब यही इसी बात को एनसीईआरटी आगे क्या कहती है, एनसीईआरटी की लाइनें आप ध्यान देना, एनसीईआरटी खोल के रखना। एनसीईआरटी कहती है
कि जो सोलर एनर्जी होती है यानी जो सन से लाइट आती है वो प्लांट को मिलती है। किसको मिलती है? प्लांट को। फिर प्लांट से कौन खाते हैं? हर्बीवोरस, जैसे गोट वगैरह हो गया। इस गोट को कौन खा सकता है? लायन यानी कार्निवोरस। तो आप देखेंगे सोलर से एनर्जी से कहां जाएगी? ऑटोट्रॉफ को। ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट वगैरह होते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, उन प्लांट को कौन खाएंगे? हर्बीवोरस। ठीक है, तो यानी प्लांट से, ऑटोट्रॉफ से डायरेक्ट जो एनर्जी है वो किसको मिल जा रही है? हर्बीवोरस को। तो हर्बीवोरस डायरेक्टली डिपेंड है किस पे? प्लांट्स पे, एनर्जी के लिए। अच्छा, कार्निवोरस क्या करते हैं? ये हर्बीवोरस को खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर्बीवोरस की बॉडी में जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? प्लांट से आ रही है, ऑटोट्रॉफ से आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड है? प्लांट पर। प्लांट पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं है, इनडायरेक्ट डिपेंड है। कैसे? ध्यान से सुनिए, ध्यान समझाता हूं। मैं कहता हूं, यहां पर देखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। जैसे देखिए, ये सन है, ठीक है, ओह माय गॉड, ठीक है, यहां देखिए ये सन है। सन से लाइट कहां गई? प्लांट के पास। प्लांट से कहां गई? गोट ने इसको खा लिया। गोट को किसने खा लिया? लायन को खा लिया। तो आप देखें, ये ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफिक है, ये हर्बीवोरस है, ये कैसा है? कार्निवोरस है। तो आप देखिए, ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट। इस प्लांट को जैसे ही गोट ने खाया तो प्लांट की सारी एनर्जी कहां चली गई? गोट में। तो क्या ये गोट जो कि हर्बीवोरस है वो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे? जी हां। अब गोट की बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो कहां से आई है? प्लांट से आई है। अब क्या करेगा? जैसे इस गोट को ये लायन ईट करेगा तो इस गोट की सारी एनर्जी कहां जाएगी? लायन में। तो कहीं ना कहीं ये जो लायन के अंदर एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? प्लांट से आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं लायन यानी कार्निवोरस इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे? प्लांट पे। जी हाँ। तो याद रखें, ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी, क्योंकि प्लांट में भी जो लाइट यानी एनर्जी आ रही थी वो कहां से आ रही थी? सन से आ रही थी। क्लियर है मेरे बच्चों? इसलिए जब आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर बोला गया है कि इस पूरे अर्थ का जो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या ऐसी प्रोसेस है, क्यों फोटोसिंथेसिस जरूरी है? दो ऐसे मेजर फैक्टर हैं। पहला कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो इस दुनिया में, इस धरती पर फूड बनेगा ही नहीं। कोई दूसरी प्रोसेस ही नहीं है जिसके थ्रू फूड बनाया जा सके। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस होना जरूरी है, क्योंकि फूड बनाना। दूसरी बात, ऑक्सीजन रिलीज होती है इससे। अब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेने के बाद फूड का ब्रेकडाउन कर पाएंगे और उससे एटीपी बनाएंगे, जिंदा रहेंगे वो। क्लियर है बच्चों? इसलिए फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, 6-7 एक्सपेरिमेंट हुए, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। ठीक है। पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो वेरीगेटेड लीफ या फिर पार्शियली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है। इसमें क्या किया गया जरा समझो। एक लीफ ली गई जिसपे कुछ ग्रीन पार्ट था। ठीक है। लीफ जनरली कैसी होती है? ग्रीन। लेकिन उस पे कुछ नॉन ग्रीन पार्ट था। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार सूखी हुई लीफ होती है जिसपे कहीं कहीं या कोई लीफ गिर जाती है तो उस पे कहीं कहीं धब्बे रहते हैं। ठीक है। तो एक लीफ ली हमने जिस पर कुछ नॉन ग्रीन पार्ट था और कुछ ग्रीन पार्ट था, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। तो जो नॉन ग्रीन पार्ट था, जब उस पे सनलाइट पड़ी तो वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। लेकिन जो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ था, यानी यहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थे, क्लोरोप्लास्ट था, जब इस पर सनलाइट पड़ी तो यहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। मतलब यहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर है बच्चों? हाँ। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, ग्रीन लीफ ली, उसको एक ब्लैक कवर से हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, हाफ कवर कर दिया हमने उसको, और ये नॉन कवर पार्ट को रहने दिया। तो जो पार्ट कवर था ब्लैक पेपर से, जब इस पे सनलाइट पड़ी तो यहां पे किसी भी तरह का स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। स्टार्च का फॉर्मेशन ना होने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई जिस पर कवर पार्ट जो था। लेकिन जो अनकवर पार्ट था वहां पे जब सनलाइट पड़ती है मेरे बच्चों तो वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। मतलब इस अनकवर पार्ट पे फोटोसिंथेसिस हुई है। अब हमको कैसे पता कि स्टार्च बना या नहीं? हम क्या करेंगे, अगर इस लीफ को निकालें, आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल दें, फिर निकालें, तो जहां जहां स्टार्च होगा ना मेरे बच्चों, जहां जहां स्टार्च होगा ना, उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। क्योंकि आयोडीन जो होता है वो स्टार्च के साथ बाइंड कर लेता है, उसको होल्ड कर लेता है। तो यहां पर मैंने लिखा है, फॉर टेस्टिंग स्टार्च फॉर्मेशन the experimented leaf are deep into the iodine solution. The leaf part turns into blue color where starch are present. जहां जहां स्टार्च बनी रही होगी वो पार्ट ब्लू कलर हो जाएगा। तो हमने देखा ये कलरलेस था,
लेकिन ये वाला पार्ट कलरफुल था। तो मतलब इस अनकवर पार्ट में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हो गई थी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, दूसरा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, मोल ने किया था। इसमें हमने क्या देखा, हमने क्या किया, एक लीफ को लिया, एक जार लिया, ध्यान से सुनिएगा, एक जार लिया हमने, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहां ले लेते हैं। हमने क्या किया बच्चों, एक ग्लास लिया, जार लिया, इस जार के अंदर हमने लीफ को डाल दिया और ऐसा लीफ को डाला कि आधी लीफ बाहर की तरफ थी, आधी लीफ अंदर की तरफ थी, और साथ में ले लिया क्या, KOH, क्या ले लिया, KOH सॉल्यूशन ले लिया। कुछ कॉटन लिया हमने, उसमें KOH डाला और इस अंदर की तरफ KOH को ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब KOH की खास बात क्या है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये पूरा भर दिया KOH के साथ कॉटन को, ठीक है, KOH को भर दिया यहां पे। तो KOH की खास बात क्या थी, ये एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। तो हमने क्या देखा कि जो एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ था, जब ये सनलाइट इस पे पड़ती थी तो यहां पे स्टार्च बनता था, यानी कि स्टार्च टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव था, यानी फोटोसिंथेसिस हुई थी। लेकिन ये जो अंदर का पार्ट था जो कि KOH सोल्यूशन से पूरा कवर था, इस डीप पार्ट पर जब सनलाइट पड़ती थी तो यहां पे किसी भी तरह का स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता था। क्यों ऐसा? क्योंकि सर CO2 को ही रिड्यूस करके तो हम बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो CO2 अंदर की तरफ आती थी उसे KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। तो यहां पर जब CO2 मिलेगी ही नहीं तो वो कभी भी कार्बोहाइड्रेट में चेंज नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा मतलब स्टार्च नहीं बनेगा। तो एक चीज समझ में आती है कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 की अवेलेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। क्लियर है बच्चों? देखिए, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अ पार्ट ऑफ लीफ is enclosed or deep in a test tube containing KOH soaked cotton which absorbs CO2 which while the other half part of the leaf exposed to the air। half part of the leaf हमने बाहर की तरफ रखी। तो इससे दो कंक्लूजन निकले, क्या, CO2 is required for photosynthesis पहला, दूसरा क्या, starch only form in exposed part of the leaf, क्योंकि यहां से जो CO2 आ रही थी वो exposed part, बाहर वाले पार्ट को मिल रही थी, क्योंकि बाहर KOH नहीं था, ठीक है। तो याद रखें, जब भी अगर आपको फोटोसिंथेसिस करानी है तो आपके पास CO2 होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए जरा समझिए। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए बच्चों, जोसेफ प्रिस्टले साहब ने किए, इनका बड़ा फेमस है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोसेफ प्रिस्टले साहब ने, इन्होंने ही पहली बार डिस्कवर्ड किया ऑक्सीजन को, कब, 1774 में। याद रखें, इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया किसको, ऑक्सीजन को, कब, 1774 में। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, क्या क्या लिया था इन्होंने, मिंट का प्लांट लिया था, बेल जार लिया था और माउस, ठीक है। दो एक्सपेरिमेंट किए ठीक ठाक। पहला क्या किया, पहला एक माउस लिया, चूहा, एक बर्निंग कैंडल ले ली, जलती हुई मोमबत्ती, उनको क्या कर दिया, उस पे बेल शेप्ड का, है ना, बेल शेप पता है ना, घंटी के जैसा एक जार था, उसको ऐसे लगा दिया, ढक दिया उसको। तो हुआ क्या, अब मुझे बताइए, ये जो रैट है, माइस है, इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए। और ये जो बर्निंग कैंडल है, जो जलती हुई मोमबत्ती है, इसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो बर्निंग प्रोसेस है वो एक कंबस्शन रिएक्शन है, और कंबस्शन तो तब हो पाता है जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने देखा कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये कैंडल भी बुझ गई और क्या हुआ, ये माउस भी सफोकेट कर गया, मर गया ये। क्यों? क्योंकि इसमें, इस चैम्बर में जितनी भी ऑक्सीजन थी ये मोमबत्ती ने जलने में खर्च कर दी, साथ में जो बची हुई थी वो रैट ने भी ले ली। तो आगे चल के कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मोमबत्ती भी बुझ गई और ये माउस भी क्या हो गया, सफोकेट हो गया, इसकी डेथ हो गई, ठीक है, और कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया, बुझ गया। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसमें मिंट का प्लांट डाल दिया। अब क्या हुआ देखिए, जैसे समझिए, ये लाइट जो थी, यहां जो लाइट थी, कैंडल की लाइट जो थी, ये निकालती थी क्या, CO2। इस CO2 को कौन ले लेता था, प्लांट, और क्या करता था, फोटोसिंथेसिस, और बदले में क्या निकालता था, ऑक्सीजन। अब यही ऑक्सीजन इस माइस को मिल जाती थी और इस कैंडल को मिल जाती थी। तो अब क्या हुआ, माउस मरा नहीं, चूहा मरा नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हुआ, कैंडल जो थी कंटिन्यू बर्न कर रही थी, जल रही थी, और माउस भी कैसा था, लाइव था, जिंदा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट रिस्टोर एयर, यानी ऑक्सीजन बनाता है, वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। जो बर्निंग कैंडल है और जो माइस है वो रिमूव करता है, मतलब खर्च कर देता है क्या, ऑक्सीजन, और उसको बनाने का काम किसका है, प्लांट का है। ये बात किसने बताई, जोसेफ प्रिस्टले साहब ने बताई। अच्छा,
जैन इंजन हाउस ऑफ वाई, उन्होंने बस इनका सेकंड सेटअप इस्तेमाल किया, ठीक है, दिन में किया और रात में भी किया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भैया पहली चीज कि जो सनलाइट होती है वो इसेंशियल है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, एयर प्यूरिफाई होती है और फाउल एयर यानी कि जो CO2 होता है, जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर के प्लांट क्या करता है, अच्छी है एयर, है ना, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन वाली एयर निकालता है। दूसरी बात, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वही सिर्फ क्या रिलीज कर सकते हैं, ऑक्सीजन। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जरा ध्यान समझो। इन्होंने एक प्लांट लिया, एक्वेटिक प्लांट लिया, नाम था हाइड्रीला। क्या नाम था, हाइड्रीला। अब ये पानी में है, रहता है प्लांट, जैसे ये समझो ये पूरा वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, इसमें रहता है ये हाइड्रीला। अब मुझे बताओ, अगर डे टाइम होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस में क्या निकलती है सर फोटोसिंथेसिस में जो गैस निकलती है वो है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन प्लांट से निकलेगी तो ये पानी के अंदर है, तो क्या छोटे छोटे ऑक्सीजन के बबल्स निकलेंगे, जी हाँ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो मतलब ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो मतलब बबल्स भी नहीं बनेंगी। तो इन्होंने देखा कि जब डे टाइम था, इन ब्राइट सनलाइट यानी डे टाइम में क्या हुआ, ऑक्सीजन के बबल्स दिखते थे, यानी फोटोसिंथेसिस होती थी। लेकिन नाइट में जब देखा इन्होंने तो ऑक्सीजन के बबल नहीं दिखते थे, मतलब नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि सनलाइट जो है वो बड़ी जरूरी चीज है, किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर, तो सनलाइट भी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जूलियन वॉन सैक। जूलियन वॉन सैक ने क्या बोला भैया, सैक मतलब होता है बोरी, बोरी में क्या होता है, आलू, आलू में क्या होता है, स्टार्च, ऐसे याद रख सकते हैं आप। प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोर एज स्टार्च इन द क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, साथ में जो स्टोरेज होता है प्लांट में वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। उसके बाद आते हैं TW एंगलमैन। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। क्या कमाल किया, ध्यान से सुनिए, यहां पर समझ लीजिए, ये बाकी सारी चीजें लिखी गई हैं आपके सामने, ध्यान से सुनिए बस। ये एक्सपेरिमेंट, फ्लो चार्ट ध्यान दीजिए, डायग्राम ध्यान दीजिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा आपका। इन्होंने बच्चों एक ग्रीन एल्गी लिया, नाम था क्लेडोफोरा। क्या नाम था, क्लेडोफोरा। ग्रीन एल्गी लिया, इसको सस्पेंशन में एक कल्चर मीडियम था जिसमें डाला, और उसके साथ क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जहां जहां ऑक्सीजन होगी वहां वहां वो बैक्टीरिया चले जाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म पे क्या किया, लाइट का सोर्स डाला, एक टॉर्च जलाई। तो प्रिज्म पे आप जैसे ही लाइट जलाते हैं ना, तो उसके डिफरेंट जो लाइट की वेवलेंथ होती है ना, डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट कलर की लाइट, वो स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है पूरा। तो यहां पर देखिए, जब यहां से किया तो इन्होंने देखा कि विबग्योर जो थी, ठीक है, ब्लू, येलो, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, वॉयलेट, ये सारी जो लाइटें थी वो स्कैटर्ड हो गई, फैल गई। अब जब फैल गई तो क्या हुआ, इस क्लेडोफोरा पे, ग्रीन एल्गी पर ये पड़ी। अब एक चीज समझ में आती है कि ये एक प्लांट है क्लेडोफोरा, तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या निकलेगी मेरे बच्चों बताइए, ऑक्सीजन। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। तो मतलब अगर फोटोसिंथेसिस होगी क्लेडोफोरा में, तो जिस लाइट के सामने ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, और जहां ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा वहीं पर ये एरोबिक वाले बैक्टीरिया क्या होंगे, टूट पड़ेंगे। तो इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया कहां पर हैं, इन्होंने देखा कि ब्लू लाइट के सामने हैं, और कहां हैं, रेड लाइट के सामने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, ग्रीन लाइट में सबसे कम होती है। जी हाँ, जनरली हम समझते हैं कि ग्रीन लाइट में तो ज्यादा होनी चाहिए, प्लांट तो खुद ग्रीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम जो होती है फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्लू एंड रेड लाइट में, ठीक है। पहले रेड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ब्लू में होती है, सबसे कम ग्रीन में होती है। इस चीज को आप जानते रहिए, ठीक है। बाकी यही एक्सपेरिमेंट यहां पे लिखा गया है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। एरोबिक कंक्लूजन क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया गेट एक्युमुलेटेड एट रेड एंड ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑफ मैक्सिमम O2 प्रोड्यूस ड्यू टू द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो जो ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहे थे, इसीलिए वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया भी ज्यादा थे, ठीक है। अच्छा, यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दिया गया है, मतलब क्या, यहां पर आप देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया गया है कि 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ दी गई है। तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर की जो लाइट है, ये जो लाइनें हैं ये दिखा रही हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन की, मतलब कितनी वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो आप देखेंगे नियरली मेरे बच्चों 430 से लेकर के 430
और 680 नैनोमीटर की, है ना, नैनोमीटर की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसी के आसपास आप देखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, मैक्सिमम है। बस इसको जानिए, ठीक है। तो क्या बोला, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पहली चीज रेड एंड ब्लू लाइट में होती है। दूसरी बात, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज thus described which is similar to the absorption spectrum of chlorophyll A and B। मतलब जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर देखिए लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या है। वॉन नील साहब ने बोला, क्या बोला कि भैया जो आप बोल रहे हो ना कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर आ रही है, रिलीज हो रही है, वो ऑक्सीजन एक्चुअल में वाटर से आती है, CO2 से नहीं आती। इस चीज को प्रूफ इन्होंने किया। ध्यान से सुनिए। पहली चीज, वॉन नील किस पर वर्क करते थे बच्चों, याद रखें, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी बात, डिमोन्स्ट्रेटेड दैट क्या, फोटोसिंथेसिस इज essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizing compound, या तो आप वाटर ले लें या तो H2S ले लें, reduce CO2 and to form what, कार्बोहाइड्रेट। क्या मतलब है सर इसका, इन्होंने बोला कि एक ऑक्सीडाइजेबल एजेंट ले लें, एक ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड ले जो कि टूट सके, उससे हाइड्रोजन निकल सके, ऑक्सीडाइज हो सके। दूसरी बात, जो ऑक्सीडाइज होगा वो अपना हाइड्रोजन किसको दे देगा, CO2 को, तो CO2 रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जहां पर हाइड्रोजन ऐड होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो हाइड्रोजन CO2 रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो इन्होंने बोला कि सपोज करो H2A जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, क्या है, एक ऑक्सीडाइजेबल एजेंट है। अगर आपने इसके साथ CO2 का रिएक्शन कराया लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, CO2 के साथ, और क्या बना लेगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला है CH2O, ठीक है। और बदले में क्या निकल जाएगा, ये पीछे वाला क्या, ये A निकल जाएगा, ठीक है। और क्या निकलेगा बच्चों बताइए, वाटर। तो इन्होंने बोला कि अगर आप यहां पे H2O ले लें तो आप देखिए यहां पर ऑक्सीजन निकल जाएगी। अगर आपने सपोज करिए यहां पे H2S लिया तो यहां पर क्या निकल जाएगा, सल्फर। तो एक चीज समझ में आ रही है कि अगर H2O आप लेते हैं तो जो ऑक्सीजन निकल रही है यहां पे फोटोसिंथेसिस में, यहां पर जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से आती है, H2O से आती है। अगर CO2 से आती तो यहां पर अगर H2S आप लेते, H2S लेते तो भी यहां पर ऑक्सीजन आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है बच्चों। यहां पर देखिए ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ठीक है, दो हो सकते हैं, वाटर हो सकता है या फिर H2S। तो इन्होंने जब ग्रीन प्लांट का यूज किया हायर प्लांट में, तो इन्होंने देखा कि ये डोनेट करता है, H2O डोनेट करता है क्या, हाइड्रोजन, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप पर्पल या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, वहां पे H2S का यूज करेंगे एज ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, तो ये डोनेट तो करता है हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, लेकिन यहां पे सल्फर रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो इसे प्रूफ हो गया कि भैया जो रिलीज होता है ना ऑक्सीजन, वो कहां से आएगा, H2O से आएगा। क्लियर है बच्चों। थोड़ा सा चालू कर लेते हैं ऐसी, काफी गर्मी हो रही है, ठीक है बच्चों। क्या ये समझ में आया आपको। तो देखिए यहां पर लिखा गया है, वॉन नील प्रूव ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2 which is later proved by the using radioactive isotope technique। और यहां पर देखिए ये प्रोसेस लिखी गई है फोटोसिंथेसिस की जो मैंने आपको बताई पहले। तो यहां पर भी मैंने लिख दिया कि CO2 नेसेसरी है, मोल एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था। सनलाइट चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। इंजन हॉज ने बताया था ग्लूकोज बनता है, ये सैक ने बताया था। ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है, पहली बार प्रिस्टले ने बताया था, लेकिन इसको प्रूफ किसने किया था, वॉन नील साहब ने प्रूफ किया था। मुझे बताइए क्या यहां तक कोई डाउट है मेरे बच्चों, यहां तक कोई डाउट है, नहीं है तो आगे बढ़े। बिल्कुल। अब सवाल है सर फोटोसिंथेसिस कहां होती है ना, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, होती कहां है आखिर ये फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान से सुनिए, फोटोसिंथेसिस आप देखिए जैसे ये कोई स्टेम है, उसके अंदर लीफ है, ठीक है, आप ये लीफ देख रहे हैं, लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों मीजोफिल सेल, और इस मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, वहीं पर होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो याद रखें पहली चीज, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लीफ में हो सकती है, ग्रीन स्टेम में हो सकती है, टेंड्रिल में हो सकती है, क्लैडोफिल्स में हो सकती है। क्लैडोफिल्स क्या होते हैं, फ्लैट लीफ लाइक स्टेम। सर नहीं समझा, सर लीफ और ग्रीन स्टेम तो समझा, ये टेंड्रिल और क्लैडोफिल्स नहीं समझा, बता रहा हूं। टेंड्रिल आप समझिए, टेंड्रिल क्या होता है। आपने देखा होगा मेरे बच्चों, आपने देखा होगा जैसे कि
आपने मटर का पौधा देखा होगा, ठीक है, मटर का पौधा देखा होगा। तो मटर के पौधे में अगर आप देखें, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मटर के पौधे में देखे होंगे आपने ऐसे वायरी स्ट्रक्चर देखे होंगे, या फिर आपने तुरई वगैरह देखी है ना, उसमें वायरी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा ऐसे, जो पकड़ पकड़ के वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, है ना, देखा होगा, कद्दू में देखा होगा आपने, ठीक है। तो उसी को हम टेंड्रिल कहते हैं, ठीक है, ऐसे वायरी स्ट्रक्चर होता है। ये लीफ हो गई और यहां पे आपको वायरी स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं टेंड्रिल, ठीक है। इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रीन कलर का होता है। दूसरी बात क्या, क्लैडोफिल्स। क्लैडोफिल्स क्या होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट स्टेम होते हैं, जैसे यहां पर देखो तुम, ये देखा है आपने, कैक्टस, कैक्टस बिल्कुल ऐसा लगता है लीफ, बट वो लीफ नहीं है, क्या है, फ्लैट स्टेम है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं क्लैडोफिल्स, याद रखें आप, ठीक है। तो मेसोफिल सेल इन लीफ have large number of what, chloroplast, mesophil में होता है। usually the chloroplast align themselves along the wall of the mesophil cell such that they get optimum quantity of incident light, ज्यादा से ज्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर है बच्चों, इसके लिए ये करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। अब सवाल वही है, क्या सर, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट का यहां पे स्ट्रक्चर देखना मेरे बच्चों, डबल मेम्ब्रेनस लेंस शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप देखेंगे ना, इसमें होता क्या है, जैसे आप समझिए, कैसे मैं तुम्हें बताऊं, आप समझ लो, ठीक है। जैसे सपोज करो, देखो ये एक ना, बस इतना समझना ऐसा, ठीक है। ये एक थैलाकॉइड है, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब अंदर इसके कैविटी होगी इसके अंदर, ठीक है। ये एक है, दूसरा मैंने लाया, तीसरा थैलाकॉइड लाया, चौथा थैलाकॉइड लाया, देखा एक पूरा ये ऐसा स्टॉक बन गया। तो इस पूरे स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्लियर है? तो देखिए यहां पे आपको ग्रेना दिख रहा है, इसमें बहुत सारे देखिए ये थैलाकॉइड लगे पड़े हैं। किसी एक को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या है, मेम्ब्रेनस सैक। अगर बहुत सारे ऐसे देखो, ये एक थैलाकॉइड है, ये दूसरा थैलाकॉइड, ये तीसरा थैलाकॉइड, ये चौथा थैलाकॉइड, तो किसी एक को तो हम थैलाकॉइड बोलते हैं, लेकिन इसको एक साथ हम क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं। ग्रेना में कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन को हम आगे बढ़ेंगे, यहां पे मैंने डिटेल में अभी रख दिया है, आपको आगे समझ में आएगा जब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ग्रेना कहते हैं। इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है ना, जो स्टार्च जो इसके अंदर का मतलब एक तरीके से साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। इसमें आप देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, स्ट्रोमल लैमेली होते हैं। स्ट्रोमल लैमेली क्या होते हैं, जो दो डिफरेंट ग्रेना को क्या करते हैं बच्चों, अटैच करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। बीच बीच में आप देखेंगे स्टार्च में कुछ ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, कुछ लिपिड की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगी। 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। सर ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन अभी क्यों नहीं बता रहे हो, अभी नहीं समझ में आएगा, जब आगे तुम्हें लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन डिटेल में बताऊंगा तो ये फ्लो चार्ट फिर तुम्हें और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा में। ट्रिक क्या है मेरे बच्चों, काले आदमी ने अंधेरे की खोज अंधेरे में की। क्या है, काले आदमी ने अंधेरे की खोज अंधेरे में की। काला आदमी, काला मतलब क्या होता है, ब्लैक। आदमी मतलब क्या होता है, मैन, यानी ब्लैक मैन ने क्या किया, अंधेरे की खोज मतलब डार्क रिएक्शन की खोज कहां की, अंधेरे में की। अंधेरा मतलब क्या, स्ट्रोमा। सो ब्लैक मैन डिस्कवर डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। ऐसे आप लिख लेंगे, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट देखिए, इनमें क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब हर एक पार्ट अपना अपना काम करता है। मेनली कहां प्रेजेंट होंगे सर, मेसोफिल सेल में। कंसिस्ट ऑफ ग्रेना, स्टॉक ऑफ मेम्ब्रेनस सैक। इंडिविजुअल मेम्ब्रेनस सैक को क्या बोलेंगे हम, ग्रेना के थैलाकॉइड। इसमें स्ट्रोमल लैमेली होते हैं। स्ट्रोमा जो है वो एक फ्लूइड है। शेप इसका डिस्क लाइक या फिर लेंस शेप हो सकता है। मेम्ब्रेन जो होती है वो दो होती है, आउटर एंड इनर। और राइबोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, आपने सुना है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस तरह की चीजें। तो क्लोरोफिल ए बी कैसे होते हैं, जैसे समझो, सपोज करो आप कि ये एक मेम्ब्रेनस सैक है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, तो ये इसमें ऐसे आधा धसा हुआ होगा, देख रहे हैं, इसके मेम्ब्रेन में धसा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे। फिर यहां पर है, फिर दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, ऐसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल धसे हुए होते हैं उसकी मेम्ब्रेनस सैक में। जैसे मैं आपको बताना चाहूं,
तो सपोज करो आप मेरे बच्चों, ये एक थैलाकॉइड है, ठीक है, रुक जाओ, नॉट दिस, यहां पर देखो, सपोज करो ये एक थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड मतलब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये एक थैलाकॉइड है। दूसरा थैलाकॉइड मैं ऐसे बनाता हूं, दूसरा थैलाकॉइड ऐसे बनाता हूं, ठीक है। तो आप देखते हैं मेरे बच्चों, थैलाकॉइड में यहां पर ऐसे ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऐसे धसे हुए होते हैं और इनके बीच में कुछ और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले कुछ कैरियर प्रोटीन भी होते हैं। तो यही है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या है बच्चों? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ये क्या है? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही ये धसे हुए होते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा ध्यान से सुनिए, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब हर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपने अपने टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखें तो आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। कैसे? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू। किस टेक्निक के थ्रू सर? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल होता है इसका कलर ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप इसमें मेथाइल ग्रुप होता है। ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो रेड एंड ब्लू लाइट में करता है। साथ में अगर आप देखें ये मोस्ट अबंडेंट यानी चीफ यानी कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, कौन सा क्लोरोफिल सबसे मेन है, तो आप क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। बाकी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स ये सब कैसे होते हैं? एसेसरी पिगमेंट होते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर देखिए क्लोरोफिल बी जो है इसका कलर येलो ग्रीन होता है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है और ये एक एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, हेल्प करेगा किसी क्लोरोफिल ए की। साथ में आप देखेंगे ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड इन दोनों का कलर आप देखेंगे येलो से लेकर येलो ऑरेंज होता है। ये इनका फंक्शन क्या है? ये असेसरी है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। यानी क्या करेंगे बेटा? एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो फोटो मेन है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या हुआ? इनका फंक्शन क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सपोज करिए बच्चों ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। अब इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के कवर करके रखेगा कौन? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को कौन कवर करके रखेगा बच्चों? ज़ैंथोफिल या फिर कैरोटीनॉइड, ठीक है, ये कवर करके रखते हैं। ध्यान से सुनिए। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर सनलाइट यहां से आ रही है, यहां से सनलाइट आ रही है, तो सबसे पहले कौन एक्साइटेड होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके एक्साइट होंगे? सबसे पहले लाइट किसको मिलेगी? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले लाइट कैरोटीनॉइड या फिर ज़ैंथोफिल को मिलेगी। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल बाकी इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। ऐसे मिलता है। लेकिन कभी कभी अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको पता है ये तो केमिकल ही है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? सारे केमिकल डीनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुई तो कौन डीनेचर होगा बताइए? सर सबसे पहले डीनेचर होगा ज़ैंथोफिल या कैरोटीनॉइड, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर कौन होगा? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। और सबसे आखिरी में कौन होगा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो क्या मैं बोल रहा हूं कहीं ना कहीं ये ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी हां, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लाइट से। और लाइट की प्रेजेंस में अगर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन। तो यानी ज़ैंथोफिल क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल यानी कि जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो एक तरीका का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। इस बात को यहां पर लिखा गया है सर, देखिए यहां पर लिखा गया है। क्या बात समझ में आई? जी हाँ, ठीक है, लिखा गया। ये मैंने आपको बताया क्लोरोफिल जो है वो मेजर पिगमेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट। अब सवाल यह है कि लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन कहां होता है? मैंने बताया था आपको सर, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। ग्रेना में भी कहां? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। सही है। अच्छा,
इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सर? लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिट करता है कहां पे? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में, रिलीज होता है ऑक्सीजन, और फॉर्म होते हैं क्या? एटीपी एंड एनएडीपीएच2। अब ये लाइट रिएक्शन में तो बनते हैं एटीपी और एनएडीएच2, लेकिन इनका इस्तेमाल कहां होगा? डार्क रिएक्शन में। दो तरह की साइकिल होती है मेरे बच्चों इसमें, साइकिल दो तरह की होती है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। सर ये क्यों नहीं बता रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा जब डायग्राम बताऊंगा। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है सर? एटीपी का फॉर्मेशन। फोटोफास्फोराइलेशन का क्या मतलब है? लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन। साइक्लिक मतलब क्या? सर्कुलर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वहीं वापस आ जा रहे हैं, और उसमें अगर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाए और लाइट की प्रेजेंस में हो जाए तो उसे बोलेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। अगर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन है तो साइक्लिक हो जाएगा, नॉन साइक्लिक है तो नॉन साइक्लिक हो जाएगा। कैसे? आओ बताता हूं। इधर देखो, तुम्हारे लिए सब बना रखा है। सर ये है क्या? बता रहा हूं आपको। मेरे बच्चों मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए आप। मैंने बताया कि ये ग्रेना होते हैं ना, ऐसे ग्रेना होते हैं, है ना? बहुत सारे थैलाकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं बताइए? ग्रेना, ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो एक इंडिविजुअल जो है उसको क्या बोला हमने? थैलाकॉइड। इसको कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया था सर? ग्रेना बोल दिया था। मैंने आपसे बोला कि अगर क्या हो इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, मैंने बोला था ना आपसे, इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। सही है। तो अगर मैं क्या करूं, इन सबको हटा दूं, इन सबको हटा दूं, ठीक है, एक थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन को मैंने थोड़ा सा जूम इन किया, ऐसे जूम इन किया, इसको जूम इन कर दिया, तो क्या मैं बोलूं मुझे दो लेयर मिलेगी? जी हां, दो लेयर मिलेगी सर। कौन कौन सी लेयर मिलेगी वो देख लो आप। पहली लेयर मिलेगी सर, पहली लेयर मिलेगी, ये देखो आउटर लेयर, ये आउटर मेम्ब्रेन, ऐसे दिख रहा है आपको? ये आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन मिलेगी, ये इनर मेम्ब्रेन। मैंने थोड़ा सा बना रखा है जिससे आपको ये प्रोटीन का चैनल मैं दिखा सकूं अंदर वाला, थोड़ा सा इसे जूम इन करके। तो आप देखिए, पहला जो चैनल होता है या फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, पहला ये है, ठीक है, और दूसरा यहां पर है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा। और बीच में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैरियर यहां पे प्रेजेंट है। नाम जरा समझ लेते हैं। इनको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम। ध्यान से सुनिए, फोटो सिस्टम में होता क्या है आप देखेंगे। मैंने बताया था आपको, पहले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, उसको कवर करता है कौन? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, और उसके ऊपर कौन? कैरोटिनॉइड या फिर ज़ैंथोफिल होते हैं। याद है ना आपको? ध्यान से सुनिए। तो पहले जो प्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं पीएस सेकेंड। पीएस सेकेंड का मतलब क्या? फोटो सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं पिगमेंट सिस्टम। ये बच्चों 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कितने तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? अगर सन से कोई लाइट आ रही है तो कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं लिख देता हूं 680 नैनोमीटर। तो कई बार इसे P680 भी कह देते हैं। जबकि ये जो पिगमेंट सिस्टम है ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं पीएस फर्स्ट। ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसको हम बोलते हैं पीएस फर्स्ट। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? इसको पहला बोलना चाहिए था, इसको दूसरा बोलना चाहिए था। नहीं, आप ऐसे याद रखिए कि दो बच्चे हैं, 700 मार्क का पेपर हुआ, एक बच्चे ने लाया 700 मार्क्स, आउट ऑफ ला दिया, दूसरे ने लाए 680। तो फर्स्ट कौन हुआ? जिसने 700 मार्क्स लाए। मतलब जो 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वही फर्स्ट है, जो 680 तक एब्जॉर्ब कर पा रहा है वो क्या हुआ? सेकंड हुआ। तो पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट। समझ में आया? ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए। इसके अंदर क्या होता है? ये पूरा पिगमेंट्स जो सिस्टम है आप देख रहे हैं, इसमें टोटल 3 चैम्बर आप बना सकते हैं समझने के लिए। क्या? इसमें आप देखेंगे यहां पर ये अलग होता है और ये वाला अलग होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन होते हैं बहुत सारे। फिर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होते हैं, यहां पर भी वही कैरोटीन्स होते हैं और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होते हैं। ग्रीन वाले क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, या फिर एंटीना भी आप कह सकते हैं,
ठीक है। इधर वाले को भी क्या बोलेंगे, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो लाइट ऊपर से आ रही है सबसे पहले किसको मिलेगी, कैरोटीन्स को मिलेगी। तो ये कैरोटीन्स किसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, दूसरे वाले कैरोटीन को, फिर किसको, क्लोरोफिल बी को। फिर ये क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल किसको दे देगा, सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। याद रखें, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट था, सेंटर में, एक ही होता है, अकेला होता है। अच्छा, जहां पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलेंगे, रिएक्शन सेंटर। तो दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैरोटीन और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल से, वो किसको मिल जाएंगे, रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को मिल जाएंगे। सही है सर, समझ में आया, बिल्कुल सर। सेम यहां पर PS सेकंड में भी होता है, यहां से कैरोटीन से क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, कैरोटीन से क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्या खास बात है, खास बात यह है मेरे बच्चों, खास बात यह है कि जब यहां से, ध्यान से देखिए, अगर ये सनलाइट यहां से आ रही है, ध्यान से सुनिए, अब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, यहां से सनलाइट आ रही है, तो कैरोटीन के मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, दूसरे कैरोटीन को। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के पास आएगा, फिर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की। सेम प्रोसेस यहां पर भी होगी, यहां से भी इलेक्ट्रॉन किसको आ जाएंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आ गए, और याद रखें ये थैलाकॉइड का ल्यूमेन है ना, यहां पे तो ल्यूमेन है ना बेटा, ल्यूमेन है, स्पेस, ल्यूमेन मतलब क्या होता है, स्पेस। तो आप देखिए यहां पे ल्यूमेन है, तो यहीं पर होता है क्या, वाटर, वाटर यहां पे आ जाता है। तो वाटर जब लाइट पड़ती है तो वाटर का भी स्प्लिटिंग होता है, वाटर टूट जाता है। तो वाटर किस में टूटेगा, 4H प्लस क्या बेटा जी बताइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सीजन निकल जाएगी, और साथ में क्या, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वाटर वाले हैं मेरे बच्चों, ध्यान सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन वाटर वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से मूव करके PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर में जाते हैं और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को मिल जाते हैं। सुना आपने मैंने बोला थैलाकॉइड के ल्यूमेन में, स्पेस में जब वाटर टूटता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन निकले वही इलेक्ट्रॉन किसको चले जाएंगे, PS सेकंड के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास चले गए। तो मतलब इधर से भी सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, वाटर का भी इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब यहां से क्या होता है मेरे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं किसको, सर फियोफाइटिन को, PHEO से रिप्रेजेंट करते हैं, फियोफाइटिन को मिल जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है, यहां से मिलते हैं प्लास्टोक्यूनॉन को, प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन दे देता है PQH2 को, यानी प्लास्टोक्यूनॉल को, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे बच्चों, साइटोक्रोम B6NF को। समझ पा रहे हो क्या, ये बोलता है मैं क्या करूंगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों दे देते हैं प्रियंका चोपड़ा को, PC, प्लास्टोसाइनिन कहते हैं इसको। प्लास्टोसाइनिन कहता है मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं भी दे दूंगा, तुम लोग मुझे दे रहे हो। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां पर देखो PS फर्स्ट है ना, PS फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, इसके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देता है इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, जनरली सारे इलेक्ट्रॉन घूम के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आए थे, यहां से फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉल, साइटोक्रोम B6NF को मिला, फिर किसको, प्लास्टोसाइनिन को मिल गया। प्लास्टोसाइनिन ने अपना इलेक्ट्रॉन फिर से किसको दे दिया, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। अब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं किसके पास, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। इसके भी देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यहां से कैरोटिनॉइड से भी इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल से भी किसके पास आ गए, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। अब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं सर, एनर्जी, पैसा। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो क्या कर देगा, FD कर देगा ना सर, फिक्स डिपॉजिट। जब FD करेगा तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दे देता है मेरे बच्चों FD को, यानी FD मतलब फेराडॉक्सिन को। किसको दे देगा, फेराडॉक्सिन को दे देगा। और याद रखिए फेराडॉक्सिन क्या करता है, फेराडॉक्सिन के पास में ही मुंह लटकाया बैठा रहता है क्या, NADP पॉजिटिव, और साथ में क्या होते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अगर इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये FD इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, NADPH2 में। लो जी, इसमें चेंज हो जाएंगे NADPH रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। बन गया, NADPH2 बन गया। साथ में क्या होता है मेरे बच्चों, मुझे बताइए, जब ये वाटर टूटा था तो यहां पे बहुत सारे हाइड्रोजन बन गए थे,
तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या होता है यहां पे F1 F0 पार्टिकल होता है। मैं बनाना चाहूंगा, सपोज करो आप ये F1 F0 पार्टिकल है, ठीक है, ये F1 ये F0 पार्टिकल है। तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलना चाहेंगे और यहां पे कौन लूटा हुआ बैठा रहेगा बताइए सर, ADP और क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसमें होता है ATP सिंथेज एंजाइम। तो जैसे ये हाइड्रोजन यहां से निकलना चाहते हैं वैसे ये दोनों ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके क्या बना देंगे बच्चों, ATP। लो जी, एनर्जी बन गई। तो क्या हुआ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP बन गई और साथ में क्या बन गया, NADPH2 बन गया। क्या बात समझ में आई, समझ में आई, बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा, नॉन साइक्लिक क्यों बोला, क्योंकि मुझे बताइए PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया था PS फर्स्ट के पास, क्या वापस आया, नहीं, इसीलिए इसको क्या बोला, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, लाइट की प्रेजेंस में क्या बन गई, ATP बन गई। दिखता कैसा है सर, ये यहां पर देख लो, देखो ADP है ना, F0 F1 पार्टिकल है। जब यहां से हाइड्रोजन निकल रहे थे, और कितने चाहिए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन जब यहां से निकलते हैं तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस में चेंज हो जाते हैं, ATP में चेंज हो जाते हैं। यही प्रोसेस मैंने बताई आपको। अच्छा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की कुछ खास बातें, क्या की पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए। ये सब हो गया, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, हमको पता है सर, ठीक है ना। अच्छा, जेड स्कीम भी इसी को कहते हैं। ATP बनेगा और NADPH2 दोनों चीजें बनती हैं, और क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, निकलती है ऑक्सीजन। सर ये तो हमको पता है, ऑक्सीजन निकलती है, बात सही है। अच्छा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, कहां होगी, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में होगी, और ऑक्सीजन रिलीज होगी, बात सही है सर। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसको जाता है, PS सेकंड को जाता है, यानी P680 को जाता है। अच्छा, और क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम PS सेकंड रीच अप टू द PS फर्स्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड डू नॉट रिटर्न टू PS सेकंड। जो इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से निकल के जा रहे हैं PS फर्स्ट के पास, वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए मेरे बच्चों, बिल्कुल वही है। यहां पे मैंने सारे फुल फॉर्म लिख दिए हैं, PQ के PC के, देखते रहिए। क्या समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, बोलिए। अरे रुक जा, क्या बात है, ठीक है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। थैलाकॉइड ही है, थैलाकॉइड है हमारे पास, बिल्कुल है सर। ल्यूमेन है, बिल्कुल सही सर। अगर क्या हो जैसे PS फर्स्ट को हमने क्या बोला था, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहां से जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, इसने क्या किया, ध्यान सुनना, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कैरोटीनॉइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल के पास। क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल ने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिए थे मेरे बच्चों, बताइए, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के पास। क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ने किसको दे दिए थे बताइए सर, FD को, फेरेडॉक्सिन को, है ना, फेरेडॉक्सिन ने। नॉन साइक्लिक में क्या बना दिया था, NADH2। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, साइक्लिक में ऐसा नहीं होता। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो फेरेडॉक्सिन होता है मेरे बच्चों, ये फिर से इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6NF को, और साइटोक्रोम B6NF किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को दे देता है। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वापस वहीं आ गया, बिल्कुल। और यहीं पर क्या बन जाती है मेरे बच्चों बताइए, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, ATP। तो क्या ATP बन गई, जी हाँ, लाइट की प्रेजेंस में बनी, जी हाँ, तो इसीलिए क्या बोला, फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक प्रोसेस, इसलिए क्या बोल दिया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से निकला था और वहीं पर आ गया। इसकी खास बात क्या है, पहला, PS फर्स्ट ही इन्वॉल्व होता है, PS सेकंड इन्वॉल्व नहीं होता। PS फर्स्ट का बताइए प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फेरेडॉक्सिन। इसका कौन सा था बताइए, थियोफाइटिन। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, क्या यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, नहीं होती। क्या ऑक्सीजन निकलता है, नहीं निकलता है। ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। कैसे जानेंगे, यहां पर लिखा गया है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑलरेडी गिवन है मेरे बच्चों। यहां पर देखिए, पहली चीज कहां पर होता है, ये स्ट्रोमल लैमेली में होता है, बिकॉज स्ट्रोमल लैमेली में PS सेकंड नहीं होता, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे
साइक्लिक में PS सेकेंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, साथ में NADPH2 का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और क्या देखेंगे लाइट कितनी चाहिए, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए, तभी PS फर्स्ट क्या होगा, एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बनता है, सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है। क्या नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म NADPH2 एंड ऑक्सीजन, वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी एंड PS सेकेंड जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर है मेरे बच्चों। ये देखिए साइकिल सेम, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकल रहा है, ये साइटोक्रोम B6 एंड F है, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। कहानी वही है, ठीक है। यहां पर मैंने फ्लो चार्ट दिया, सेम चीजें। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक में साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक में नॉन साइक्लिक है। मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, साइक्लिक में PS फर्स्ट, यहां पर बताइए नॉन साइक्लिक में वाटर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसको मिला था साइक्लिक में, PS1 को, यहां पर बताइए NADP पॉजिटिव को, तो NADPH2 में चेंज हो गया था। ऑक्सीजन क्या इवॉल्व हुई थी साइक्लिक में, नहीं, और यहां पर हुई थी। पिगमेंट सिस्टम कौन कौन से साइक्लिक में इन्वॉल्व होते हैं, ओनली PS1, यहां पर दोनों ही PS1 एंड PS2। अच्छा, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, मतलब ये सारी चीजें ATP वगैरह कैसे बनती है, उसके लिए अगर हम देखें, इसका मतलब क्या है, हाउ टू एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ ATP इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कैसे बनती है, तो हमने क्या देखा, आपको मेम्ब्रेन चाहिए, जैसे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए F0 पार्टिकल, जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो सके, और 4 हाइड्रोजन पास होता है तब जाके एक ATP बनती है, याद रखें। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, मतलब एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो, दूसरी तरफ प्रोटॉन कम हो। तीसरी बात, ATPase एंजाइम चाहिए जो कि कैटेलाइज कर सके रिएक्शन को, ATP के फॉर्मेशन को। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो आप भी ATP बना लेंगे। अब आती है सर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां होती थी बताइए, काले आदमी ने अंधेरे की खोज अंधेरे में की, है ना। डार्क रिएक्शन कहां होती थी, स्ट्रोमा में होती थी। ध्यान से सुनिए, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था बच्चों, ब्लैकमैन ने। अकर्स कहां पे, स्ट्रोमा, इन एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। गोल क्या होता है, CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देना। इसमें भी 2 पाथवे होते हैं, C3 पाथवे जिसको हम कैल्विन पाथवे भी कहते हैं, दूसरा होता है C4 पाथवे जिसको हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। अब ये कैल्विन पाथवे और हैच एंड स्लैक पाथवे क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ध्यान से सुनिए। C3 प्लांट हो, यानी C3 साइकिल हो, या फिर C4, हमें बनाना क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही बनाना है। कैसे बनाना है उसको जान लेते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर से देखिए आप, एटमॉस्फेयर से क्या लाएंगे मेरे बच्चों, ऑक्सीजन, ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है, और यहाँ पे RUBP, राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, जिसको हम RUBP कहते हैं। ये 5 कार्बन का होता है। तो CO2 की 1 कार्बन, 5 कार्बन, RUBP की दोनों मिल जाते हैं, तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। अब इसको तुम 6 कार्बन को तोड़ोगे बीच से, तो कितने कितने कार्बन के, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जो 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसको मैं बोलता हूं 3PGA। तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना, मतलब स्टेबल तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं पहला ही जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का है। इसीलिए इस साइकिल को क्या हमने बोला, C3 पाथवे। डिस्कवर्ड किसने किया था, मेल्विन कैल्विन ने, इसलिए इसको क्या बोला, कैल्विन साइकिल बोल दिया था। अच्छा, फिर क्या होता है, इसमें रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ATP, 2 ATP और 2 NADPH2 इसमें कंज्यूम होते हैं, और ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, और लास्ट में चल के क्या बन जाएगा, सुक्रोज या फिर स्टार्च बन जाएगा। उसके बाद रीजनरेशन होता है, फिर से RUBP को बनाया जाता है रीजनरेशन के लिए, 1 ATP और खर्च की जाती है। तो आप देखेंगे फिर से ये रेडी हो जाएगा एक और CO2 को लेने के लिए। क्या समझना है इसमें, कुछ नहीं, बस सिंपल सी प्रोसेस बता रहा हूं। 3 प्रोसेस होती है। पहला कार्बोक्सिलेशन, CO2 को फिक्स करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बना लेते हैं। फिर होता है रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 ATP और NADPH2 का यूज कर लिया, सुक्रोज बना लिया। फिर से हमें ये अपना एंजाइम चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, 1 ATP और खर्च करके फिर से बना लिया, तो रीजनरेट कर लिया। तो टोटल ATP देखें, एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए, यानी फिक्स करने के लिए 3 ATP लगी और 2 NADPH2 लगा। कैसे, यहां पर देखिए 2 ATP यहां पर, 1 ATP यहां पे, तो 3 ATP और 2 NADH2 यहां पे। अच्छा, तो सर अगर हमें CO2 से ग्लूकोज बनाना है, मतलब C6H12O6, तो मतलब 6 कार्बन चाहिए ना, तो 6 कार्बन यहां पे डालने के लिए ग्लूकोज में 6 CO2 भी चाहिए। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 लग रहा है, तो 6 को रिड्यूस करने के लिए कितना लगेगा, 18 ATP 12 NADPH2, तब जाकर के एक ग्लूकोज बनेगा। तो याद रखें, C3 प्लांट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए
18 ATP और 12 NADPH2 लगता है। अगर पूछ ले कि 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए कितना, तो आप बोलेंगे सर 3 ATP और 2 NADPH2। अब यहां पर देख लीजिए क्या दिया है। C3 पाथवे को डिस्कवर किसने किया था? मेल्विन कैल्विन ने। अकर्स इन कहां होती है? मीजोफिल सेल में, यानी सभी के सभी प्लांट में होती है। क्यों? मीजोफिल सेल दुनिया के हर एक प्लांट में होती है, ठीक है, यूनिवर्सल आप कह सकते हो इसे। गोल क्या है? रिड्यूस करना CO2 को, कार्बोहाइड्रेट बनाना। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो 3PG है, 3 कार्बन का होता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है बेटा? RUBP, ये जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम का नाम है, ठीक है सर। अब C4 पाथवे क्या है? C4 पाथवे को भी आप जानिए। आप देखिए यहां पे जैसे क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट की लीफ में। क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है? जैसे समझिए, जैसे ये देखिए ये लीफ है, सपोज करिए ऐसी लीफ है ना। हम तो लीफ ऐसे बनाते हैं दिखाने के लिए आपको, लेकिन मैं बोलूं सपोज करो ये लीफ है। अगर मैंने क्या किया, ऐसे लीफ को यहां से कट किया और सामने से दिखाऊं, तो क्या तुम्हें लीफ ऐसी दिखेगी बेटा? बिल्कुल। तो इस समय इसके स्ट्रक्चर वगैरह आपको दिख जाएंगे। क्या समझ पा रहे हो क्या? तो यहां सामने से अगर मैं देखूं तो ऊपर की तरफ मुझे स्टोमेटा दिखेगा, ठीक है, उसके पास में कुछ मीजोफिल सेल दिखेंगी, उसके अंदर मुझे बंडल शीथ सेल दिखेंगी, लार्ज सेल होंगी। क्लियर है? अच्छा, स्टोमेटा पता है ना, जब ये फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे बनेगी वो यही स्टोमेटा से बाहर चली जाएगी, और CO2 जो होती है एटमॉस्फेयर से इसी स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनिए, जो मीजोफिल सेल है इसकी खास बात क्या है? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब ये मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल है, तो इनके बीच में यहां पर आप देखेंगे स्पेस है, इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। पहली चीज। दूसरी बात, क्लोज टू द बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के बहुत पास में प्रेजेंट होती है। तो देखिए ये बंडल शीथ सेल है, इसके पास में ही यहां पर है मीजोफिल सेल, बहुत पास में प्रेजेंट होती है। बंडल शीथ सेल की खास बातें करें तो ये लार्ज सेल होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत सारी लेयर होती है, लार्ज नंबर होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल होती है, इम्परवियस होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। मतलब क्या, इसमें एक बार कोई गैस चली गई तो वो बाहर नहीं आ पाती, ठीक है। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता, दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है, ये तो समझ गया। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज करो ये वाली मीजोफिल सेल और ये है आपकी बंडल शीथ सेल, इनको मैं बस स्टडी कर लूं, तो आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है एक मीजोफिल सेल, और इसके जस्ट नीचे कौन सी है? बंडल शीथ सेल, है ना। ये वाली और ये वाली सेल, इन दोनों को हम स्टडी कर रहे हैं। क्या होता है? क्या होता है? C4 साइकिल, यानी पहला जो प्रोडक्ट होगा वो 4 कार्बन का बनेगा, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, OAA, ठीक है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना ये रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहां पर भी बताया था ट्रिक क्रेब्स साइकिल की, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है होता क्या है मेरे बच्चों, एटमॉस्फेयर से जो CO2 होती है वो आती है वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन बना लेती है। इसमें एक कार्बन है, पेप्केज एंजाइम होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। ये क्या करता है बच्चों, CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा, और 3 कार्बन इसमें होते हैं, एक कार्बन यहां पर है, तो टोटल कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन का पहला कंपाउंड बन गया OAA, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, इसीलिए इसको C4 पाथवे कहते हैं। क्या बोलते हैं? C4 पाथवे कहते हैं। अच्छा, फिर उस ऑक्जेलो एस्टिक एसिड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है मैलेट या एस्पार्टेट में, और प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू भेज दिया जाता है बंडल शीथ सेल में। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? दो सेल के बीच में गैप होता है एक तरह का, मतलब समझिए वहां से एक दूसरे के लेन देन हो सकता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो कि गैप है, यहां से मैलेट और एस्पार्टेट चले आते हैं यहां पे। फिर क्या होता है मेरे बच्चों, इनका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब इनमें से एक CO2 निकाल दी जाती है और उसे C3 साइकिल के थ्रू यहां पर बंडल शीथ में सेल में फिक्स किया जाता है। फिर बची हुई चीजें पायरुविक एसिड बना लेती हैं। वो पायरुविक एसिड फिर से कहां जाएगा बच्चों बताइए? मीजोफिल सेल में। फिर से 2 ATP लगाकर यहां पे फिर से पेप बना लिया जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना लिया जाता है। क्या याद रखना है? 2 चीजें समझो, यहां पर मैंने लिख दिया फ्लो चार्ट में, इसको ज्यादा ध्यान मत देना, वैसे पढ़ लेना चाहिए आपको, लेकिन यहां पर ध्यान दो, सारे क्वेश्चन यहां से आएगा। C4 पाथवे को MD हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था, इसलिए हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय हैच एंड स्लैक। कहां पर होता है? स्टार्ट कहां पर होता है? मीजोफिल सेल में। लास्ट में कहां खत्म होता है? ये बंडल शीथ सेल में। गोल क्या होता है? रिड्यूस करना CO2 को, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है OAA, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ठीक है, 4 कार्बन का होता है, इसलिए हमने बोला C4 पाथवे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है?
पीईपी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो एंजाइम होता है पेप्केज होता है, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अगर मैं बोलूं आपसे C4 प्लांट में एक CO2 को फिक्स करना है तो 5 ATP की और कितना 2 NADPH की जरूरत पड़ती है। कैसे सर? यहां पर देखिए, यहां पर ना ये जो CO2 रिलीज हुआ था बंडल शीथ सेल में, यहां पर C3 साइकिल के थ्रू इसका रिडक्शन किया जाता था, उसे कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता था। तो C3 में हमने क्या पढ़ा था, 3 ATP चाहिए प्लस 2 NADPH2 चाहिए एक CO2 को फिक्स करने के लिए। लेकिन आप देखिए फिर से पेप बनाने के लिए यहां पे 2 ATP और लग रहे हैं, तो C3 में 3 ATP और रीजनरेशन के लिए 2 ATP, तो कितने हो गए ATP? सिर्फ 5 ATP। तो देखिए 5 ATP लग गया और 2 ही NADPH2 लग रहे हैं। तो मतलब C4 जो प्लांट होते हैं या फिर C4 जो साइकिल होती है उसमें एक CO2 को कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज में कितना 5 ATP और 2 NADPH2 लगते हैं। तो टोटल 6 CO2 को रिड्यूस करोगे तब तो जाके एक ग्लूकोज बनेगा, तो मल्टीप्लाई 6 से कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 30 ATP और 12 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी 6 CO2 को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। बस इतनी सी बात है सर, यही याद रखना है आपको। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे C3 जो प्लांट होते हैं उसमें सिर्फ मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है, C4 प्लांट में मेसोफिल सेल और बंडल शीथ दोनों प्रेजेंट होती है। मेसोफिल सेल में जो एंजाइम होता है उसका नाम है पेप्केज, बंडल शीथ सेल में जो होता है उसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को की अपनी कहानी है सर, रुबिस्को की अपनी कहानी है। क्या कहानी है? रुबिस्को जो है इसका फुल फॉर्म है राबुलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। भयानक चीज है क्या, अभी पता चलेगा। ओनली प्रेजेंट कहां होगा? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा, दोनों ही प्लांट में। C3 प्लांट में भी होता है, C4 प्लांट में भी होता है रुबिस्को। C3 प्लांट है तो वहां पर कहां? मेसोफिल सेल में होगा, जबकि C4 प्लांट के कहां? बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड कैन बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड CO2 बोथ, दोनों से बाइंड कर सकता है। लेकिन ये बड़ा लालची है सर, बिल्कुल जैसे हमारे हीमोग्लोबिन की तरह। मतलब अगर ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, CO2 मिल गया तो CO2 के साथ जुड़ गया। लेकिन ये ज्यादा प्यार किससे करता है? CO2 से। कैसे, जरा समझो। अगर जैसे समझो कि 100 ऑक्सीजन मिल गए और सिर्फ 90 CO2 मिल गया, तो ये क्या करेगा? 100 है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीजनेज की तरह। लेकिन अगर सपोज करो 100 CO2 मिल गया और 90 ऑक्सीजन मिल गए, तो किसके साथ अब बाइंड करेगा? CO2 के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि वो ज्यादा है, जो ज्यादा रहेगा उसके साथ बाइंड हो जाता है। लेकिन मैंने बोला जैसा कि ये ज्यादातर प्यार किससे करता है? CO2 से। अगर 100 ही CO2 हो और ऑक्सीजन भी हो, तो उस केस में देखिएगा दोनों बराबर हैं, तो ज्यादा प्यार किससे करेगा? CO2, तो CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा। उस टाइम किस तरह से बिहेव करेगा? कार्बोक्सिलेज की तरह। इसीलिए इसका नाम है राबुलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दोनों की तरह बिहेव करता है। क्लियर है बच्चों? मच ग्रेटर अफिनिटी किसके साथ है? ऑक्सीजन देन CO2 देन ऑक्सीजन। बाइंडिंग डिपेंड ऑन बेटा किस पर? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, मतलब डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन, अच्छा याद रखना, ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन है ऑन अर्थ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना, वो रुबिस्को ही है। यही वो एंजाइम है, और एंजाइम ही क्या होते हैं? प्रोटीन। याद रखना, बायोमोलिक्यूल में भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसी है? बर्बाद। कैसी है? बर्बाद, वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों? ATP OTP बनता नहीं, खामखा परेशान करता रहता है, वेस्टफुल है। देखो कहां होती है? C3 प्लांट में होती है, नहीं होती किसमें? C4 प्लांट में। नॉट फॉर्म, शुगर नहीं बनाती, ATP भी नहीं बनाती, NADPH2 भी नहीं बनाती, बट रिलीज क्या करती है? CO2 बाय यूजिंग ATP। लो जी, CO2 निकाल रही है और ATP का भी यूज कर रही है, तो खर्च हो गया, कुछ बना नहीं, तो वेस्टफुल ही तो हुआ। अच्छा, कंडीशन क्या होनी चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए? CO2 का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और हाई कंसंट्रेशन किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का, लाइट का, और क्या? टेम्परेचर का। तो यहां पर मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बना दिया है। क्या? फोटो रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन, लाइट एंड टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसंट्रेशन। यानी कि CO2 तभी, मतलब फोटो रेस्पिरेशन तब होगा जब CO2 कम होगा और बाकी सारी चीजें ज्यादा होंगी। अब जो C3 प्लांट आपने पढ़ा, C4 प्लांट पढ़ा, उसी को यहां पर दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, फ्लो चार्ट इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है,
मेन है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर कौन कौन से जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को मेरे बच्चों? दो चीजें हो सकती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं और इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या, लीफ हो सकता है, जैसे लीफ का नंबर जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, साइज जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, या फिर अगर कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। एज्ड और ओरिएंटेशन कैसा, डायरेक्शन कैसा, लीफ ऐसे प्रेजेंट है ऐसे प्रेजेंट है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। इंटरनल फैक्टर की अगर हम बात करें, ये जनरली डिपेंड करता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे, यानी कि बिहेवियर जो कैसा है, ग्रोथ कैसी है, जैसे मेसोफिल सेल कितनी है, क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है उनमें क्लोरोप्लास्ट में, और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक है आपका ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बड़े ध्यान से सुनिए, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि भैया जो सबसे कम होगा वही लिमिट लगाएगा फोटोसिंथेसिस पे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, जैसे आप समझिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे समझिए आप, यहां पर मेला लगा हुआ है, ठीक है ना, यहां पे मेला लगा हुआ है, फेयर लगा हुआ है, यहां पे मदर, फादर और सन, ये 3 लोग हैं, मदर, फादर और सन। अब मुझे बताइए, इनको मेले में जाना है, तो जो मदर है वो तेजी से आगे बढ़ेगी, मम्मी पापा भी तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन बच्चा उतना तेजी से नहीं चल सकता ना, तो बच्चा तो यहीं तक पहुंचा, रुक गया, तो क्या मम्मी पापा जो यहां तक पहुंचे हैं वो चले जाएंगे मेले में घूमने के लिए? नहीं जाएंगे, वो रुक जाएंगे। मतलब क्या, ये प्रोसेस, चलने की प्रोसेस रुक जाएगी। जब बच्चा यहां तक आ जाएगा फिर साथ में बढ़ेंगे। अगर सोचो फादर और सन यहां तक आ गए, मम्मी पीछे रह गई, तो क्या फिर ये बाप और बेटे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, बोलेंगे मम्मी का इंतजार कर लेते हैं बेटा, साथ में चलेंगे। मतलब इनकी चलने की स्पीड को रोक कौन रहा है? जो सबसे पीछे रह जा रहा है, सबसे पीछे रह जा रहा है। समझ पा रहे हो? जो सबसे पीछे रह जाएगा वही लिमिट लगा रहा है। तो यहां पर भी वही बोला गया। क्या बोला गया कि भैया अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट जरूरी है, ध्यान सुनना, लाइट जरूरी है, CO2 जरूरी है, ठीक है, टेम्परेचर जरूरी है, तो अगर जिसका कंसंट्रेशन कम रह जाएगा तो फोटोसिंथेसिस उसी की वजह से रुक जाएगी। जैसे अगर आपने लाइट बहुत ज्यादा अच्छी दी, ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा अच्छा दिया, लेकिन CO2 नहीं दिया प्लांट को, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। अब जब CO2 तुम बढ़ाओगे तभी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? इस बात को NCERT कहती है। कैसे कहती है, यहां पर ध्यान से देखो अभी समझ में आ जाएगा। देखो जरा क्या बोले, इफ द केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। जो सबसे कम होगा, लोअर वैल्यू का होगा, उसी से रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डिफाइन होगा, है ना। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस, इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। उसकी क्वांटिटी अगर आप चेंज कर दें तो फैक्टर चेंज हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ in optimal CO2 concentration and light, the plant may not synthesize if the temperature is very low। बोला अगर आपने CO2 प्रोवाइड कर दी बहुत अच्छी, लाइट भी प्रोवाइड कर दी बहुत अच्छी, अगर टेम्परेचर कम दिया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा, रुक जाएगा। कब बढ़ेगा? इफ दिस लीफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया फिर से, तब जाकर के फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। तो लाइट जो है, लाइट जरा समझिए, लाइट जो है रेयरली लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है नेचर में, क्योंकि लाइट तो जनरली हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब तो ऐसा नहीं होगा कि सन का फ्यूज उड़ जाए, लेकिन 3 फैक्टर हो सकते हैं लाइट की, जैसे क्वांटिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितने टाइम तक मिल रही है। अगर लाइट लो है तो यही लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, लाइट पे। अगर लाइट ज्यादा है तो बाकी दूसरी चीजें लो हो सकती हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट डिपेंड ऑन लाइट, है ना, यानी अदर जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, लिमिटिंग होंगे। तो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट टू अप टू अ लिमिट। ये ग्राफ भी उसी को दिखाता है। क्लियर है बच्चों कि लाइट आप बढ़ाते जाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपने बढ़ाई तो फोटोसिंथेसिस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, रुक जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। फिर उसके बाद कुछ चीजें और मैंने आपको पहले बता रखा है, लाइट का सैचुरेशन 10% पर ही हो जाता है टोटल सनलाइट में, मतलब 10% लाइट में ही सफिशिएंट है आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट कहां,
सैड और डेंस फॉरेस्ट में, क्योंकि वहां पे लाइट जो होती है ज़्यादा चाहिए होती है, पेड़ पौधे बड़े घने होते हैं। इंक्रीज इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज द फोटोसिंथेसिस। फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा लाइट आपने दे दी तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डीनेचर हो जाएंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। CO2 की अगर हम बात करें, CO2 क्या है जैसे समझिए, ये मेजर मेनली हो सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना है 0.03 से 0.04 यानी 380 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अगर आपने इंक्रीज किया CO2 का कंसंट्रेशन अप टू 0.05 तक यानी 500 पार्ट पर मिलियन विच इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 0.05 से ज्यादा बढ़ा दी तो ये डैमेज कर देगा फोटोसिंथेसिस को, रुक जाएगी फोटोसिंथेसिस। क्लियर बच्चों? सैचुरेशन नीड CO2 कितनी जरूरत पड़ती है C3 प्लांट को, बियॉन्ड 450 माइक्रोन पर लीटर की जरूरत पड़ती है, जबकि C4 प्लांट के लिए सिर्फ 360 माइक्रोन पर लीटर की जरूरत पड़ती है CO2 की। क्लियर है? लाइट की बात करें, एट लो लाइट बात वही है, तो लाइट जो होगी वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा CO2 बढ़ाने से, क्योंकि लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी। अगर लाइट हाई है उसमें अगर आपने CO2 बढ़ाया तब जाकर के आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ध्यान सुनिए, जैसे ग्रीन हाउस जो होते हैं उनकी क्रॉप, जैसे टोमेटो और बेल पेपर, वहां पर आप देखते हैं ग्रीन हाउस आपने देखा होगा, ऐसे ग्रीन हाउस होता है। ठीक है, उसमें प्लांट वगैरह ग्रो किए जाते हैं, तो यहां से जो CO2 निकलता है ना मेरे बच्चों, वो ट्रैप हो जाता है यहीं पर। ठीक है, इसी पर्टिकुलर पॉलीथीन में ट्रैप हो जाता है, इसलिए वहां पे CO2 ज्यादा ट्रैप होती है, तो ज्यादा ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाता है, ज्यादा ज्यादा फूड का प्रोडक्शन हो पाता है। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कर सकता है? टेम्परेचर जैसे देखिए, मोर इफेक्ट किसके लिए डालता है? C4 प्लांट के लिए। लेस इफेक्ट किस पे डालता है? C3 प्लांट के लिए। मतलब क्या, टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत किसको है? C4 प्लांट को। हाई टेम्परेचर वो झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, C3 प्लांट नहीं। ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 प्लांट का ज्यादा होता है, मतलब हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी, जबकि C3 प्लांट का थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर डिपेंड ऑन किन चीज पर? हैबिटाट पर। जैसे ट्रॉपिकल जो प्लांट होते हैं उनको हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे मैंगो वगैरह हो गए। लेकिन जो टेम्परेट प्लांट होते हैं, जैसे जो सर्दियों में रहते हैं, जैसे आप देखिए एप्पल का प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो मर जाएगा, वो डेड कर जाएगा। ठीक है, आपकी वटाना मतलब मटर का पौधा, ठीक है जी, क्या बोलते हैं पाइसम सटाइवम, उसको भी ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो मर जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जो ठंडियों में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट वाले, जो थोड़ा गर्म जगहों पे ग्रो करते हैं प्लांट उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, याद रखें। वाटर की बात करें, अगर हम वाटर की क्या ही बात करें, वाटर से ही ऑक्सीजन मिलती है। वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन। ठीक है, डू नॉट अफेक्ट डायरेक्टली बट कैन चेंज अदर फैक्टर। ठीक है, हमको पता है वाटर का ब्रेकडाउन होने पर लाइट रिएक्शन में क्या निकलता था? ऑक्सीजन। वाटर स्ट्रेस, अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या हो सकता है मेरे बच्चों? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा CO2 की अवेलेबिलिटी। अब उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाएगी, स्टार्च यानी फूड का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है? लीफ जो होगी वो कर्ल हो सकती है, ऐसे रोल हो सकती है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा लाइट नहीं ले पाएगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। मैंने होप शो की मैंने अपने हिसाब से तो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं बच्चों। एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और किसी टॉपिक पर अगर आप वन शॉट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का भी वन शॉट बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।